यूनिवर्सिटी। यस, नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। कल हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था छोटा सा, और आप सब की डिमांड आई थी कि सर सिलेबस पर भी चर्चा किया जाए। और चूंकि ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पीजीटी की वैकेंसी आई है और बड़ी सीटें भी है इसमें 154 EMRS, ठीक है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल जो स्कूल है उसकी पीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी आई है, आपके लिए शानदार एक मौका है, गोल्डन चांस है। चूंकि आप सब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ऑलमोस्ट जो है तैयारी हो चुकी है। जो ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन सब की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा जीके आता है, थोड़ा सा रीजनिंग आती है, जो पेपर अलग है ज्योग्राफी से उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये कंप्यूटर आता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछा जाता है। जनरल हिंदी और इंग्लिश आती है जिसको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। तो ये जो पार्ट है अदर ज्योग्राफी के अलावा, ये आप आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको क्या पढ़ना है इसमें अभी मैं बताऊंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि ज्योग्राफी का कितना बड़ा सिलेबस है और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के साथ में कैसे कवर होता है। और ये भी देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट की डिमांड भी आई कि सर जो है EMRS के आप नोट्स हैंड रिटन कब दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट में EMRS जो ज्योग्राफी पीजीटी एग्जाम है उसका बैच के बारे में भी हम बात करेंगे। रिकॉर्डेड और लाइव आपको बैच भी मिलेगा। चलिए पहले सिलेबस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, देखो इसका जो एग्जाम लिया जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें सीटें कितनी हैं, राइट। ये आपको जानना जरूरी है कि इसमें सीटें कितनी पूछी जाती, सीटें कितनी हैं। तो सीटें मुझे लगता है कि 154 154 पद जो है खूब होते हैं पीजीटी में, वो भी EMRS में, मतलब एकलव्य मॉडल जो स्कूल होते हैं उनमें ये खूब सीटें होती है। तो यहाँ पे सीटें आपके पास खूब है। एग्जाम कौन लेगा? पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो NTA ने लिया था, ठीक है। किसने लिया था? NTA ने लिया था। और इस बार जो एग्जाम हो रहा है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट न्यू दिल्ली, ठीक है, ये NESTS के द्वारा ये एग्जाम आपका लिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। मैंने कहा कि स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे पीजीटी की आप मान लीजिए इक्वल है। इतना मतलब ये इक्वल तो वैसे नहीं कह सकते, लेकिन जो है पैसे की दृष्टि से, मतलब जो आपकी सैलरी मिलेगी उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। अब सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी की हम पहले बात कर रहे हैं, बाद में हम कॉमन सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले देखो ज्योग्राफी यहाँ पे, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें आपको फोकस किस पे करना है, पढ़ना कहाँ से। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। अब ठीक दिखाई दे रहा है आपको शायद, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ। यस, अब देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। पहले हम यहाँ पे देखें कि ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या है। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सर्वात देखो स्टैंडर्ड लेवल के भी आते हैं, कॉमन क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे क्या करना है, NCERT कवर करनी है। NCERT से आपका लगभग 70 से 80%, ठीक है, ये 70 से मान लीजिए आपका 80% इसमें NCERT से शानदार कवर हो जाएगा। और 70 से 80% क्वेश्चन भी NCERT से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे NCERT जो ज्योग्राफी की 11th-12th की है, और इसके साथ में प्रैक्टिकल की जो 11th-12th ज्योग्राफी साथ में चलती है, इसको आप कवर कर लीजिए। 70 to 80% आपका ज्योग्राफी यहाँ पर कवर हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज ए साइंस ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट्स। मतलब ज्योग्राफी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। स्टार्टिंग का जो छोटा सा कॉमन एक परफॉर्मा होता है भूगोल के बारे में, वो आपको यहाँ पे इसमें पढ़ना है, ठीक है। ब्रांचेज इसकी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज कौन कौन सी है, इसमें किससे और लिंक होती है, तो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जनरली इससे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है द अर्थ, ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है। भूकंप पढ़ना है, वोल्केनो पढ़ना है, ठीक है, ज्वालामुखी और भूकंप है। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, अपने महाद्वीप और महासागरों का जो वितरण है। और वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये तो हम बहुत अच्छे से, बहुत डीप से जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो आसानी से आपकी कुछ चीज़ें तैयार है। और कुछ जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे आगे हमारे बैच में, तो वहाँ पर आपकी शानदार तैयार हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है लैंडफॉर्म। देखिए नेक्स्ट क्या है, लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म में देखो क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या है, अपक्षय है,
ठीक है, और इसमें मास वेस्टिंग है, और साथ में क्या है, इरोजन है, अपरदन है, और डिपॉजिट फॉर्मेशन है, मतलब निक्षेपण से जो स्थलाकृतियाँ बनती है वो सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मास वेस्टिंग वगैरह ये सब आप पढ़ोगे, वृहद शरण, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, आपकी सबकी तैयार है। लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, ठीक है, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, तो जो हमारी स्थलाकृतियाँ हैं उनका विकास कैसे होता है। ब्रीफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स, ठीक है, मोटा मोटा सारा जो है आपको इसमें अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों स्थलाकृतियाँ आपको सारे सब की पढ़नी है। पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, ब्रीफ लिखा, तो मोटा मोटा अगर आपने पढ़ रखा है, आपने नेट क्लियर कर रखी है, या मुझे लगता है कि जो नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर वाले, उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है, ठीक है। सबसे पहले ये भी वापस बता दूं कि इसमें चाहिए क्या, इसमें आपको जो है ज्योग्राफी में एमए होनी चाहिए, प्लस ज्योग्राफी से और आपके साथ में क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, ठीक है, तो बीएड होनी चाहिए, और आपकी एमपीजी और बीएड होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो अपना यहाँ ज्योग्राफी है, इसमें ये होनी चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पूछ रहे हैं, एटमॉस्फेयर पूछ रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, मौसम और जो जलवायु है उसमें अंतर क्या होता है। यहाँ पे सोलर रेडिएशन पूछ रहे हैं, सूर्यातप पूछ रहे हैं, इंसोलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, और भी पढ़ेंगे वापस। हीट बजट, उष्मा बजट के बारे में पूछा जा रहा है, और कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे होता है, ठीक है, कंडेंसन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, टेरेस्टेरियल रेडिएशन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है, ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी है कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, ठीक है, जो सूर्यातप को जो है वितरण करता है, तो रेडिएशन जो लघु विकिरण आती है, दीर्घ विकिरण पार्थिव बाहर निकलती है, ये सारी चीज़ें इसमें सिंपल है, बहुत कॉमन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या है, रेडिएशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन्वर्जन, ठीक है, तापमान का व्युत्क्रमण, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ रखी है, तो आराम से आपकी चीज़ें इसमें शानदार तैयार हो जाएगी। और सबको फॉर्म भरना है, ठीक है, 1500 रुपये मत देखना कि 1500 का फॉर्म भरेंगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है, सबको फॉर्म भरना, अच्छे से एग्जाम देना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, उधर कट रहा है। यहाँ पे क्या है देखो, अच्छा ठीक है, यस, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन वही है, पूरी क्लाइमेटोलॉजी आ जाती है ऑलमोस्ट ही, सारी सीजनल और लोकल विंड्स है हमारी, स्थानीय और पवने हैं, जो स्थानीय और सनातनी पवने हैं, वेदर सिस्टम है, प्रेशर बेल्ट है, वायुदाब की पेटियाँ, ये सारा जो है पूरा आपका सिलेबस में है। वाटर इन द एटमॉस्फेयर, जल में जल की क्या मात्रा है, साथ में वर्षण कैसे हो रहा है, और जो इवोपोरेशन कैसे हो रहा है, कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, ड्यू, फ्रॉस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने छोटे छोटे पढ़ लिए हैं, वापस भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड ग्लोबल कंसर्न, विश्व जलवायु और जो है जलवायु से परिवर्तन से संबंधित जो विश्व चुनौतियां हैं उससे संबंधित पूछा गया है। उसके बाद में क्या है, ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी का बहुत छोटा पार्ट दिया है इन्होंने, बेसिक्स ऑफ ओशनोग्राफी, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ओशनोग्राफी में क्या आएगा, ओशनोग्राफी की सामान्य परिचय आएगा, और साथ में जो महासागरों की तली है वो पूछा जाएगा, ठीक है। ओशियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, तापमान, समुद्रों का तापमान और लवणता, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर वेव्स, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर वेव्स, ठीक है, वाटर वेव्स में क्या आएगा, तरंगे आ जाएगा, साथ में टाइड्स, ज्वार भाटा आ गया, और समुद्री धाराएं आ गई, और सबमरीन जो रिलीफ्स हैं, ठीक है, धरातलीय रिलीफ हैं या तलीय रिलीफ हैं, उचावच हैं समुद्र के, वो सारा हमने पढ़ चुके हैं, और आसानी से आप सबको याद भी होगा। लाइफ ऑन द अर्थ, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव भूगोल से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती है, कॉमन चीज़ें, और बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता क्या है, और जैव विविधता से संरक्षण से संबंधित जो प्रयास हुए हैं क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इकोनॉमी में अपने एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे, और आसानी से आपको ये याद भी हो जाएगी, सिंपल चीज़ें पूछी जाती है। फिजिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखो इंडियन ज्योग्राफी आ गया है, भारत की अवस्थिति, स्पेस रिलेशंस, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व में भारत की क्या स्थिति है, ठीक है, ये पूछा गया है। फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी को तो हम इतना शानदार करेंगे कि ये क्या हो गया, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी को तो हम ये फिजियोग्राफी को इतना शानदार करेंगे कि आपको पूरा माइंड में बन जाएगा। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन, ठीक है, अफवाह तंत्र, भारत की नदियाँ, हिमालय एंड जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की नदियों की, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर क्या है, सीधा सीधा टू द पॉइंट दे रखा है। वेजिटेशन एंड सोयल, वनस्पति और मृदा, ठीक है, ये भी सीधा सीधा चैप्टर आपके क्या कहाँ है, एनसीईआरटी में है।
11 की आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा, 11 12 की, और मैं कोशिश करूँगा जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बैच के स्टूडेंट है प्लस जो ये एकलव्य बैच जो हमने पीजीटी बैच आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके जो स्टूडेंट नए जुड़ेंगे उन सब स्टूडेंट को मैं 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है प्लस प्रैक्टिकल की, ठीक है, इस सब का मैं सार दूंगा आपको। हैंड रिटन नोट्स जो है इसका शॉर्ट समरी जो है मैं आपको शानदार दे दूंगा, तो उसकी चीज़ें आपकी शानदार इसमें क्लियर भी हो जाएगी। और उससे एनसीईआरटी तो आपको कवर करना ही है क्योंकि एनसीईआरटी भी काफ़ी बड़ी है ये। लास्ट में आपको वो नोट्स रिवाइज करने हैं, हैंड रिटन नोट्स इन दोनों के एनसीईआरटी के शानदार रिवाइज करने हैं, तो उससे चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, सटीक जो है डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। पहले मैंने कहा है कि एनसीईआरटी बेस्ट जो मैंने एक बैच निकाला था अपना लैब असिस्टेंट का, जो कॉलेज एजुकेशन में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी ज्योग्राफी की, उसमें से 100 क्वेश्चन में से 94 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। जब मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया तो उनको हाईलाइट करवाया, उनको जो नोट्स दिए, उनको एनसीईआरटी आधारित जो मैंने क्वेश्चन पूछे, तो उसमें से ये सारी चीज़ें जो है आई हुई थी। 94 क्वेश्चन 100 में से आना, मुझे लगता है कि ये हमारे पढ़ाने का तरीका या आपका जो एक डेडिकेशन है उसको दिखाता है। तो ये 94 क्वेश्चन ऐसे आए थे और ऐसा ही स्थिति इसमें भी बनेगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप अगर ये कवर कर लेते हैं तो 100% जो है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा नेट वाला सिलेबस आपको पेपर 1 का पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और वो सारी चीज़ें हैं, वो भी कॉमन है, वो भी हार्ड नहीं आती है, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, जो आप मेहनत कर रहे हो। और ऑलमोस्ट ये इसका एग्ज़ाम भी जो है शायद सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, अक्टूबर के आसपास ही होगा, ठीक है। तो फॉर्म सबको भरना है। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट और वेजिटेशन ये तो हो गया सारा, ठीक है। इसमें वेदर एंड सोइल था ना, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सोइल। वेदर एंड क्लाइमेट है, स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वितरण है। इंडियन मानसून है, मैकेनिज्म है, ऑनसेट एंड विद्रो जो आता है मतलब मानसून का आगमन और मानसून का निर्गमन, ठीक है। ऑनसेट का मतलब आना और विड्रोल का मतलब है वापस निर्गमन होना। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर है, ठीक है। प्राकृतिक भारत की वनस्पति और मिट्टी है, तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर इसका सिलेबस है, पढ़ाने में भी बड़ा मजा आएगा, बहुत ज़्यादा टेढ़ी चीज़ें नहीं है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी जाती है, ठीक है। आराम से कवर होगा, शानदार वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये फंडामेंटल मैप्स है, आगे देखो हैजार्ड्स है, यहाँ पे क्या है, हैजार्ड्स, डिजास्टर्स, ठीक है, आपदाएं हैं, इसका कारण क्या है, परिणाम क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो फ्लड जो है, बाढ़ है, बादल का फटना है, सूखा है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ठीक है। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। भूस्खलन है, इन सब के नोट्स भी दे दूंगा और सारे आप चीज़ें आसानी से कवर कर सकते हो। लेकिन नोट्स का आज ही अभी मैसेज मत करना कि सर कब दे रहे हो आप नोट्स कम से कम 1 महीना लगेगा, ठीक है। कम से कम 1 महीने के बाद में मैं आपको 1 महीना या 20-25 दिन मान लीजिए, ठीक है। इधर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कहेंगे सर पहले हमारे तो नोट्स दे दो, एकलव्य के आप नोट्स मांगने लग गए। चूंकि चीज़ें सेम हैं तो ऑलमोस्ट मेरे एनसीईआरटी के नोट्स बने हुए हैं, साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो दोनों कंपाइल हो जाएंगे, शानदार आपका इसमें दोनों मतलब एनसीईआरटी लेवल और एडवांस लेवल दोनों आपकी शानदार कवर हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे देखते हैं। देखो फंडामेंटल ऑफ मैप्स, तो ये फंडामेंटल ऑफ मैप्स, ये सारी चीज़ें जो है आपकी मैपिंग की, कार्टोग्राफी की चीज़ें सारी है, ऑलमोस्ट जो है आपकी कहाँ से कवर हो जाती है, एनसीईआरटी से कवर हो जाती है। और कुछ चीज़ें जिसमें थोड़ा सा अलग है वो आपको नोट्स में या आप कोई भी जनरल बुक पढ़ते हैं तो उस जनरल बुक में मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि आप इसमें जो है क्रॉनिकल भूगोल की किताब आती है वो लेके आ जाइएगा, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा, अच्छे लेवल का कवर हो जाएगा। क्रॉनिकल भूगोल अपडेटेड लेके आनी है, ठीक है, संजय सिंह की आती है क्रॉनिकल भूगोल, वो लेके आ जाएगा। जो सेल्फ लेवल पर करना चाहते हैं तो उससे भी वो चीज़ें काफ़ी कवर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक एंड वेदर मैप्स। तो मैप्स के बारे में है, इनका सीट्स का क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। स्लोप, हिल, वैलीज, वाटरफॉल, क्लिप्स, ये क्या होते हैं, इनका अंतर कितना कितना क्या होता है, ठीक है, इन सब को चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे। कंटूर क्रॉस क्या होता है, ठीक है। चलिए, सैटेलाइट इमेजरी क्या होती है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से करेंगे। उसके बाद में है जनसंख्या। सिलेबस देखो थोड़ा लंबा है लेकिन छोटा है, कर सकते हो, लंबा है दिखने में लेकिन है छोटा। जनसंख्या के बारे में देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन आपको डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ सेम आपने कवर कर लिया है, अच्छे से आपने कवर किया है। पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमने अच्छे से कर ली है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, मानव विकास, कॉन्सेप्ट क्या है, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स क्या है, ये भी सारा चीज़ें हमने कर ली है। इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं भारत का, कि भारत की स्थिति क्या है और विदेशों की स्थिति क्या है।
पॉपुलेशन, यहाँ पे जनसंख्या वितरण, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस मतलब ये भाषा, धर्म, ठीक है, लिंग, रूरल अर्बन एरिया, और ऑक्यूपेशनल रीजनल वेरिएशन इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो वही चीज़ें हैं, छोटा ही है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आप बेसिक्स टर्मिनोलॉजी यहाँ से कवर कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है जो हम देख रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है इसके संबंधित, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है, टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या है। करना क्या है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें आ रहा है, वो पढ़ना है, बस अच्छे से वो पढ़ना है। वो ज़्यादा साइडों में हमें नहीं जाना है, टू द पॉइंट जो लिखा है वही पढ़ना है। क्वार्टरली जो है एक्टिविटीज़ क्या है, वो छोटा टॉपिक है, आराम से देखो, दिखने में इतना लंबा चौड़ा है, कितने सारे टॉपिक है, लेकिन छोटा है, आराम से कर सकते हो। ह्यूमन सेटलमेंट क्या है देखो, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट में रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से आसानी से कर सकते हो और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यहाँ पे परिवहन भी है, परिवहन के साधन है, तो परिवहन के मॉडल वगैरह नहीं है। ठीक है, वो जो आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में या नेट में आता है उस लेवल का नहीं है, केवल एयर ट्रांसपोर्ट कौन सा है, लैंड ट्रांसपोर्ट कौन सा है, रोड, रेलवेज, ये सारी चीज़ें हैं, तो आसानी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कम्युनिकेशन में सैटेलाइट, साइबर स्पेस के बारे में कुछ नई चीज़ें आगे ज्योग्राफी में हो रही है, जीपीएस वगैरह, ठीक है, जीआईएस वगैरह, वो यहाँ से पूछी जा सकती है। और बाकी ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड की क्या स्थिति है, पैटर्न क्या है, वर्तमान में भारत का क्या योगदान है, वो यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो आसानी से हो जाएगा, कुछ नया नहीं है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें देखो लैंड रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जनरल लैंड यूज, एग्रीकल्चर लैंड यूज, जोग्राफिकल कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे गेहूँ, चावल, चाय, कॉफ़ी, ये सब, कपास वगैरह करना है, हो जाएगा आराम से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज सारे हैं। प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, भारत में नियोजन को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिला के अगर ये कहें कि ये आपका जो नेट का मानो या असिस्टेंट प्रोफेसर का मानो, असिस्टेंट प्रोफेसर बिग है, ये तो मिनी सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का क्या है, मिनी सिलेबस है, तो कवर हो जाता है ऑलमोस्ट, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें कवर हो जाता है। तो प्लानिंग इन इंडिया, भारत में प्लानिंग क्या है, टारगेट ग्रुप, एरिया प्लानिंग, केस स्टडी, और ये सारे एग्जाम्पल भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी का मतलब है जो भारत में एग्जाम्पल्स है प्लानिंग के, वो पूछे जा सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा प्लानिंग प्रोग्राम, योजना लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये ट्रांसपोर्ट, वापस ऊपर आ गए क्या हम, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड को हमने देख लिया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारा हो गया था। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, देखो ये भी लास्ट टॉपिक है। क्या कहा जा रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, पोल्यूशन क्या है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल क्या है, वर्तमान में जो नगरीय अपशिष्ट निकल रहा है वो क्या है, उसका क्या क्या प्रकार है, नगरीकरण, रूरल अर्बन माइग्रेशन, नगरीकरण अर्बनाइजेशन है, रूरल अर्बन माइग्रेशन है, नगर ग्रामीण नगरीय प्रवास है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, जो हमारी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उनका क्या समस्याएं हैं, और भूमि अवनयन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन क्या हो रहा है, इसके कारण क्या क्या है। तो ये सारा यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। ठीक है, आराम से आप कवर कर सकते हो। जो आप नेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका फर्स्ट ग्रेड में सारा ये कवर हो जाता है, शानदार कवर होता है। मुझे लगता है कि इसको आपको शिद्दत से इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक मोटिवेशन के साथ करना चाहिए कि मैं एपी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे लिए एपी के साथ में सेम, उसमें 150 सीटें, इसमें भी 150 सीटें हैं, वो राजस्थान लेवल की, ये इंडिया लेवल की है, तो वो बड़े लेवल पर है, थोड़ी ये छोटे लेवल की है, लेकिन अच्छे से आपको देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूँगा आपके साथ में यहाँ पर। जो अपना कॉमन सिलेबस है, मैं इस कॉमन सिलेबस को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने नेट निकाला है तो ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बड़ी सोच करके हल्का सा चीज़ें जो है पढ़नी है। ठीक है, जब भी मान लो एग्जाम हो तो उसके 5-7 दिन 10 दिन भी पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ समझौता मत करना। एपी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम मान लो टकरा रहे हैं तो एपी की तैयारी करना है, इस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार अभी 2-1 महीने है, 1.5 महीना है, गैप आ रहा है, तो उस समय 7 दिन आप केवल ये पढ़ सकते हो। बाकी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 100% ये सिलेबस काम आने वाला ही है। राइट, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ये देख लेना। बाकी जो है चीज़ें आपकी पूर्व ज्ञान ही आपका काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी।
क्या है, यहाँ पे रीजनिंग है। तो रीजनिंग जो आपने नेट में पढ़ी है या नेट की जो किताब आती है उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन वगैरह, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, अगर बिना कुछ देखे ही जाएंगे तो भी आप कॉमन सेंस से इसको रीजनिंग को कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ ICT, कंप्यूटर का नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज आपने नेट निकाला तो पढ़ा है, राइट। दूसरा थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हो, अगर एक दिन पूरा लेके बैठते हो ना कि आज मुझे केवल ICT पढ़ना है, तो एक दिन में शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी और बाकी पूर्व ज्ञान भी इसमें आपका काम आएगा, राइट। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में यही है, कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सेंस वाली है। एक बार इसमें जो नेट पेपर 1 में दिया गया है वो आप पढ़ लीजिएगा। साथ में ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ना है, थोड़ा सा पेडागोजी का पार्ट है, ठीक है। कोई केस स्टडी बेस्ड कोई पेडागोजी का पार्ट है वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जनरल हिंदी इंग्लिश है, इसको तो आपको क्या करना है, केवल बिना पढ़ के जाओगे तो भी आपको 40% आ जाएंगे और क्रॉस कर जाओगे, कोई मतलब इसको क्वालिफाई करना है तो आराम से हो जाएगा। तो मूल बात यह है कि दोनों पेपर को अगर मिलाकर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ज्योग्राफी का पार्ट बहुत बड़ा है, 70 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 131 कितने आएंगे देखो, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 130 क्वेश्चन है और 130 मार्क्स ही है, ठीक है। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसमें। और ज्योग्राफी का रोल कितना है, 70। बाकी जो है 5 नंबर आप इसमें और मान सकते हो, पेडागोजी प्लस 5 नंबर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2 घंटे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जो क्वेश्चन आने लायक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं, 80 नंबर के हो रहे हैं। और साथ में बाकी जो है बचा हुआ पार्ट है वो जीके वाला या कॉमन जो चीज़ें हैं वो है। तो आराम से देखो, बड़ा रोल इस पे है। तो ज्योग्राफी की अगर अच्छी तैयारी है तो इसमें जो है ये पार्ट जो है इसमें ऑलमोस्ट सभी लोग इक्वल ही रहते हैं, बहुत बड़ा अंतर उतार चढ़ाव नहीं आता है। ज्योग्राफी आपकी अच्छी है, इसमें आप एवरेज मार्क्स लेके आते हैं, जो भी हमने लास्ट में कॉमन पेपर देखा, तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। एकलव्य स्कूल में आप PGT टीचर बन सकते हैं, राइट। तो ये है, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने एक सौगात दी है, PGT बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय PGT बैच ज्योग्राफी का, ठीक है। कुछ भी इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो अपनी यूनिवर्सिटी आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। बाकी इस नंबर पे आप जो है दिन में कभी भी कॉल करके पता कर सकते हैं कि बैच के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। बैच की क्लासेस जो है अभी आज से स्टार्ट नहीं होगी, इस बैच की क्लासेस जो है 7 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है। कब से स्टार्ट होगी, 7 जुलाई से स्टार्ट होगी, राइट। और कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, कुछ क्लासेस आपको, अधिकांश क्लासेस आपको लाइव मिलेगी, ओके। तो इस नंबर पे आप कॉल करके ये पता कर सकते हैं और तैयारी कीजिए अच्छे से। जो ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट जिन्होंने ज्योग्राफी का बैच ले रखा है तो उसमें तो ये सारा आपका 100% कवर हो जाएगा, शानदार अच्छे तरीके से एडवांस लेवल का। और बाकी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का सोच रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड का अपना बैच स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिनों में, और ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस हमने बहुत कम रखी है, इसकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है। और दूसरी बात कि जो नेट के स्टूडेंट है जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप दिसंबर को टारगेट के साथ में इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो आप सभी का आभार, थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं नए कुछ आगाज के साथ, कुछ नई सुविधाओं के साथ, कुछ नए टारगेट्स के साथ और कुछ नई उपलब्धियों के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।